भिवानी के चांग गांव में 4 दोस्त रहते थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। चारों मिलजुल कर रहते थे। किसी को भी कोई भी जरूरत होती तो मिलजुल कर सब एक दूसरे के काम आते। उनकी यारी के चर्चे अगल बगल के गांव में भी एक दूसरे करते। लोग बताते कि देखो, अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे मोहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं सोहन, मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, तुम ले लो और तुम अपना काम कर लो। जब तुम्हारे पास होगा तुम मुझे लौटा देना। धन्यवाद मित्र। उन सभी के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों अक्सर मिला करते और बातें किया करते और हंसी मजाक करके चारों अपने वक्त को और भी अच्छा बनाते थे। अरे श्याम, तुम कल क्यों नहीं आए थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे क्या बताऊं, कल कुछ काम आ गया था और तुम्हारी भाभी ने मुझे बाजार भेज दिया। इसी कारण से मैं कल नहीं आ पाया। खैर, मिस तो मैंने भी तुम लोगों को कल बहुत किया। और बताओ, क्या चल रहा है? सब बढ़िया दोस्त, बस फसलों की कटाई चल रही है तो इस वजह से शाम को थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ। बाकी दोपहर में तुम लोगों से मुलाकात हो जाती है तो अपना भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से उन चारों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। वो चारों बड़े प्यार से अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और एक दूसरे के काम आ रहे थे। सोहन की बिटिया मीना की शादी कुछ दिनों बाद थी। सोहन पैसों को लेके बहुत चिंतित था, क्योंकि अपने तीनों दोस्तों राम, श्याम, मोहन की तुलना में सोहन थोड़ा कम पैसे वाला था। इसलिए वो सोच रहा था, मुझे पैसे का इंतजाम कैसे करना पड़ेगा, क्या करूं? यही सोच सोच करके वो थोड़ा परेशान था। सोहन अपने घर के पास एक जंगल में एक दिन गया और जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर एक दिन वो सोच रहा था, अरे प्रभु, क्या होगा, कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं किसी से उधार भी तो नहीं मांगना चाहता। अब ईश्वर जाने वो मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान कैसे रखेगा। बिटिया मीना की शादी कैसे होगी? सोहन ये सब सोच ही रहा था कि उस पेड़ से अचानक एक आवाज आई। सोहन, मैं एक जादुई वृक्ष हूं। तुम जो भी बातें उस वक्त से सोच रहे थे, मैं वो सारी बातें जान गया हूं। मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। सोहन, मैं आज तुमको एक बात बताने जा रहा हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। तुम अगर मेरी जड़ के पास थोड़े से पैसे लाकर रखोगे तो वो पैसे 2 गुने हो जाएंगे। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं ये बात सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक अगर तुम पैसे बनाना चाहोगे तो मैं सूख जाऊंगा, ऐसा मुझे श्राप है। सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो घर गया और थोड़े से पैसे जो उसने बचा रखे थे, वो पैसे लाकर सोहन ने उस पेड़ की जड़ के पास रख दिए। अरे ये क्या! वो सारे पैसे देखते ही देखते 2 गुना हो गए। सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो शादी से पहले हर रोज आता, पैसे रखता, थोड़ी ही देर में पैसे 2 गुना हो जाते और वो पैसे उठाकर अपने घर चला जाता था। इस प्रकार सोहन ने अपनी बिटिया की शादी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए और उसने अपनी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से की। गांव वाले तो जैसे देखते ही रह गए। अरे भाई, सोहन ने अपनी बिटिया की शादी में कितने पैसे खर्च किए। सोहन तो इतने पैसे वाला न था, फिर ये इतने पैसे आखिर लाया कहाँ से? अरे चाचा, तुम्हें क्या पता।
वो पैसे बचा के रखता था, इस वजह से वो ज़रूरत पे अपना काम कर पाया। खैर, सोहन की बिटिया की शादी हो गई। फिर उसके बाद वही पुराना रूटीन। चारों दोस्त उसी पेड़ के नीचे एक दिन मिले। फिर दोस्तों ने भी उत्सुकता से पूछा, अरे सोहन, तुमने तो अपनी बिटिया की शादी में बड़े पैसे खर्च किए, बढ़िया तरीके से अपनी बिटिया की शादी की। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दोस्तों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। ये बात किसी को मत बताना, बस अपने तक सीमित रखना। क्या बात है, बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे। देखो, मेरे घर के पास जो जंगल है वहाँ एक पेड़ है। वो एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के पास पैसे रखने पर वो दुगने हो जाते हैं। मगर यदि कोई अमीर बनने की इच्छा से उस पेड़ के पास जाए और उस पेड़ का दुरुपयोग करे या करना चाहे तो वो पेड़ सूख जाएगा। ऐसा मुझे उसी पेड़ ने बताया। अगर अब तुम लोगों को भी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम लोग ऐसा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। इस बात को सुन के शाम के मन का शैतान जाग गया और उसने सोचा, मैं उस पेड़ से बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और अपने दोस्तों में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। शाम अगले दिन बिना किसी को बताए अपने घर के सारे पैसे उठाकर उस पेड़ के नीचे चला गया और उसने वो पैसे उस पेड़ के नीचे रख दिए। और जैसे ही उसने पैसे पेड़ के नीचे रखे, वो पेड़ सूख गया। उस पेड़ के सूख जाने पर शाम वहां बुरी तरह से परेशान हो गया। इतने में उसके तीनों ही दोस्त वहां आ गए। अरे श्याम, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं थी। तुमने फिर यहाँ पर पैसे क्यों रखे? इस पेड़ को तुमने क्यों सुखाया? हाँ हाँ श्याम, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? साथियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अमीर बनने के इरादे से इस पेड़ के पास आया था। ये पेड़ तो सूख ही गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम इसका मिसयूज करोगे तो ये पेड़ सूख जाएगा। बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अगर जरूरत ना हो तो किसी से मदद के बारे में सोचना नहीं चाहिए और छल नहीं करना चाहिए। छल से ली गई मदद कभी भी सफलता नहीं देती और हमें जीवन में किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। सुहागपुर गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन चिड़ियों और जानवरों का बहुत शौकीन था। उसके पास बड़े सारे जानवर और चिड़ियाएं थी। मोहन के पास एक बत्तख भी था। मोहन बत्तख से बहुत प्यार करता था। अरे भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? ये लो, मैं आपके लिए दाने लाया हूं। अच्छा, तो खेलने का मन है आपका? अच्छा, चलो खेलते हैं फिर। इस तरह से मोहन को जब भी वक्त मिलता वो बत्तख के साथ खेलता रहता था। वो बत्तख को बहुत प्यार करता था। एक दिन सुबह सुबह जब मोहन जगा तो वो बत्तख के कमरे में गया। वहां जाने के बाद उसने जो देखा वो देखकर तो मोहन की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वहां उसने देखा एक सोने का अंडा पड़ा हुआ था। अरे रे रे, ये तो भगवान जी की कृपा हो गई। ये अंडा, ये यहाँ कहाँ से आया? वैसे ये दिख तो रहा है बत्तख के अंडे की तरह, मगर ये सोने का अंडा आज मुझे कैसे मिल गया? कहीं ये मेरे बत्तख ने तो नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, मेरा बत्तख भला सोने का अंडा क्यों देगा? वो अंडा ले जाकर
उसने अपने घर में रख दिया। अगले दिन फिर सुबह वह जब बतख के कमरे में गया तो उसने देखा वहां पर एक और अंडा पड़ा हुआ था। वो बहुत अचंभित हुआ। हे भगवान, मेरे पे किस भगवान की कृपा हो गई? मुझे तो हर रोज एक सोने का अंडा मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। खैर, उसने उस दिन भी वो अंडा रख दिया। मगर अब ये सोचकर मोहन को सारी रात नींद नहीं आती थी कि आखिर ये अंडे आ कहां से रहे हैं। उसने एक प्लान बनाया। वो बत्तख की कमरे में लगी खिड़की के पास बैठ गया और देखने लगा कि कहीं मेरा बत्तख ही तो सोने का अंडा नहीं दे रहा। रात के 2 बजे और उसने देखा उसके बत्तख ने सोने का अंडा दिया। बस फिर क्या था, वो समझ गया था उसका बत्तख एक जादुई बत्तख है। अब तो वो उस बत्तख को और सावधानी से रखने लगा। मोहन के 2 दोस्त थे, रमेश और सुरेश। उसने जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताई। अरे रमेश, यार कमाल हो गया, मेरे पास एक बत्तख है। मुझे नहीं पता था कि वो एक जादुई बत्तख है। उसने 3 दिनों से मुझे एक सोने का अंडा दे रखा है। क्या बात करते हो मोहन? हाँ रमेश, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अरे यार, ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना था। तुम पे तो सच में भगवान की बहुत कृपा हो गई। अब तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। हाँ सुरेश, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं। सुरेश और रमेश में रमेश ठीक था, वो लालची नहीं था। मगर सुरेश बहुत ही चालाक इंसान था। उसने सोचा कि क्यों ना मोहन के बत्तख को चुरा लिया जाए और उसके पेट को फाड़ के सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लिए जाएं। बस फिर क्या था, अगले दिन वो चाकू लेकर मोहन के घर पहुंच गया। उसने बत्तख को देखा और देखते ही उसका गला पकड़ लिया। आजा बेटा, आज तो मैं सारे अंडे निकाल के रहूंगा। आजा बेटा। ये क्या, उसने बत्तख के पेट को फाड़ डाला। मगर फाड़ने के बाद उसमें तो अंडा था ही नहीं। सुरेश को जैसे बिजली लग गई। उसने जल्दी से चाकू छोड़ दिया और बत्तख को छोड़कर वहां से भागने लगा। वो भागने के लिए जैसे ही दरवाजे से बाहर आया कि मोहन की नजर उस पे पड़ गई। मोहन को लगा कि जरूर कुछ दाल में काला है। अरे सुरेश, तुम भाग क्यों रहे हो? और तुम यहाँ क्या करने आए थे? मुझे देखकर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम भाग क्यों रहे हो? सुरेश, अरे मेरी बात सुनो। सुरेश वहां से भाग गया। मोहन जब कमरे में गया तो उसने देखा कि बतख वहां पर मरा हुआ पड़ा है। उसने मुखिया जी से शिकायत की। अरे मुखिया जी, ये सुरेश 1 नंबर का खराब इंसान है। इसने मेरे बत्तख को मार डाला। सुरेश, क्या मोहन सही कह रहा है? हाँ मुखिया जी, मेरे से गलती हो गई। मेरे मन में चोर आ गया था। मैं बहुत खराब इंसान हूँ। मुझे जो भी सजा देनी हो दे दो। मैंने ही मोहन के बतख को मारा है। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ और इस गांव में फिर कभी ना आना। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं। इस गांव से बाहर जो तुम्हारा ससुराल है, तुम वहीं रहोगे। इस गांव में कभी नहीं आओगे। और इस तरह से मुखिया जी ने सुरेश को गांव से बाहर निकाल दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे के पैसों को देखकर
दूसरे की धन संपत्ति को देखकर उसे हड़पने की लालसा नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे मन में किसी के भी प्रति बेईमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोचते हम दूसरे का बुरा है, मगर असल में बुरा हमारे खुद के साथ होता है।